नमस्कार। इतिहास में ना कुछ ऐसे पल होते हैं जो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य तय कर देते हैं। आज हम मध्यकालीन भारत के ऐसे ही एक दौर की बात करेंगे और उन तीन ताकतवर आक्रमणकारियों को जानेंगे जिनकी जीतों ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हम तीन अलग अलग लोगों पर नजर डालेंगे। एक जिसने दरवाजा खोला, दूसरा जिसने बार बार हमले किए और तीसरा जिसने एक साम्राज्य की नींव ही रख दी। आखिर ये कौन थे और इनका असर आज भी इतना गहरा क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। हमारी ये सारी बातचीत इस ऐतिहासिक सारांश पर आधारित है जो इन घटनाओं को समझने के लिए हमें एक आधार देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आक्रमणकारी से। हमारी कहानी शुरू होती है सिंध पर अरब आक्रमण से। ये वो पहला हमला था जिसने आने वाले हमलों के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। साल था 712 ईस्वी। एक नौजवान कमांडर मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर सिंध पहुंचा। वहां के राजा दाहिर हार गए और उस इलाके में अरब शासन की स्थापना हुई। ये भारत में एक स्थायी मुस्लिम उपस्थिति की पहली आहट थी। तो सवाल उठता है कि यह हमला हुआ क्यों? देखिए, इतिहास हमें दो बड़े कारण बताता है। एक तो इस क्षेत्र की बेहिसाब दौलत को लूटना और दूसरा इस्लाम का प्रचार करना। और ये जो दो मकसद थे ना, ये हमें आगे के कई आक्रमणों में बार बार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इतिहास के एक ऐसे किरदार पर जिसका नाम ही भारत पर लगातार और भयानक हमलों का दूसरा नाम बन गया, महमूद गजनी। 17 ये नंबर ही अपने आप में चौंकाने वाला है ना? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार हमले किए और हर बार अपने पीछे सिर्फ तबाही और लूट का एक लंबा निशान छोड़ गया। आज के अफगानिस्तान में गजनी नाम की जगह से वो शासन करता था। महमूद एक शक्तिशाली तुर्क शासक था और उसकी नज़र भारत के अमीर मैदानों और राज्यों पर गड़ी हुई थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उसके हमले कितने लगातार थे, जो करीब करीब 30 सालों तक चले। 1001 में राजा जयपाल पर उसकी पहली जीत से लेकर 1024 में मशहूर सोमनाथ मंदिर पर उसके हमले तक, उसके हमले बहुत सोचे समझे और विनाशकारी थे। उसके सारे हमलों में से कोई भी उतना बदनाम नहीं हुआ जितना सोमनाथ मंदिर पर हुआ हमला। सोचिए, 20 लाख दीनार की लूट। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी जिसका मकसद एक बड़े हिंदू तीर्थ स्थल को तबाह करना भी था। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। अपनी सैनिक क्रूरता के बावजूद महमूद कला और ज्ञान का कद्रदान भी था। उसका दरबार अल-बिरूनी जैसे महान विद्वानों से भरा रहता था, जो इतिहास के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक गिने जाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स शख्सियत की तस्वीर बनाता है, एक ही वक्त में विध्वंसक भी और संस्कृति का संरक्षक भी। अब हमारी तीसरे और आखिरी किरदार ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। वो सिर्फ लूटपाट से खुश नहीं था। मोहम्मद गौरी की नज़र एक स्थायी साम्राज्य बनाने पर थी। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। जहां महमूद गजनी का मुख्य मकसद दौलत लूटना था, वहीं मोहम्मद गौरी जीतने और राज करने के लिए आया था। मतलब अब रणनीति लूटपाट से बदलकर साम्राज्य बनाने की हो चुकी थी। लेकिन गौरी के लिए रास्ता आसान नहीं था। 1175 में मुल्तान में उसे कामयाबी तो मिली, लेकिन 1178 में गुजरात में उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पर इस हार ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके इरादे और भी मजबूत कर दिए और एक बहुत बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। और उत्तरी भारत की किस्मत का फैसला होना था तराइन के मैदान में। एक के बाद एक 2 सालों में 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। यहाँ देखिए कि किस्मत ने कैसे पलटी मारी। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी वापस आया और इस बार उसने निर्णायक जीत हासिल की। 1 साल और सब कुछ बदल गया। 1192 में गौरी की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। इसी जीत ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने सदियों तक राज किया। अपनी जीत के बाद गौरी ने अपने शासन को और मजबूत किया, दूसरे दुश्मनों को हराया और एक बिल्कुल अनोखा सिस्टम बनाया। उसने अपने भरोसेमंद गुलाम सेनापतियों को अपने जीते हुए भारतीय इलाकों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया
और उसकी ये विरासत 1206 में उसकी हत्या के बाद भी कायम रही। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, क्या एक अकेली लड़ाई पूरे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य तय कर सकती है? तराइन की दूसरी लड़ाई इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे इतिहास कभी-कभी एक धागे पर लटका होता है और कैसे एक दिन के नतीजे की गूंज सदियों तक सुनाई देती है।